All right. So good evening, friends, and welcome you all to PSIR Edge channel and group. So today, this is the session for PSIR B2B, that is back to basics quick revision. And today's agenda is to discuss and analyze the concepts given in PSIR paper 2 section 1, topic number 6, which is key concepts of IR. I'll read out the topic for you guys. Just scroll down a bit. तो टॉपिक है इसमें नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी, पावर, बैलेंस ऑफ पावर एंड डिटरेंस, ट्रांसनेशनल एक्टर्स, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन. तो ये 5-6 टॉपिक्स है. और बेंथम, कैन यू प्लीज स्क्रॉल डाउन, थोड़ा नीचे टॉपिक्स दिए हुए हैं मैंने, ऊपर तो बस इंडेक्स है. हाँ, तो इसमें ये सारे जो सिलेबस में मेंशन्ड है ये टॉपिक्स है. देखते हैं कितना होता है आज. अगर ज्यादा पूरा हो पाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो विल डू इट इन 2 पार्ट्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एक बार जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे नजर घुमा लो सब लोग. तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट. फिर इंस्ट्रूमेंट्स क्या है एंड मेथड्स क्या है नेशनल इंटरेस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए. ये तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है शायद. ये किसी को याद है? ठीक है, एक और है, bring out your perspective on should national interest be viewed as a constant category, situation specific or ambiguous. फिर नेशनल इंटरेस्ट डायनेमिक, नेशनल इंटरेस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एग्जांपल देना है उसके. कोई दे सकता है क्या नेशनल इंटरेस्ट के एग्जांपल? अभी हॉट टॉपिक चल रहा है मार्केट में. जैसे रशिया यूक्रेन वॉर ही हो गया तो रशिया का नेशनल इंटरेस्ट आ गया अभी. करेक्ट. सेम थिंग इंडिया का भी बोल सकते हैं ना. इंडिया इज, जैसे सर इवैक्यूएशन जो प्रोग्राम चला रहे हैं, मिशन गंगा चला रहा है इंडिया अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए, तो वो भी बोल सकते हैं. वेरी नाइसली पॉइंटेड आउट. थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे. नेक्स्ट है फिर पावर के कुछ पीवाईक्यू देख लो एक बार, कि पावर इज अ जीरो सम गेम और वेरिएबल सम गेम एंड मिक्सचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन दोनों होता है उसमें. ये जस्टिफाई करना है. फिर जोसेफ नाइक का कंसेप्ट है सॉफ्ट पावर, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है. रिलेवेंस पूछा है एंड सोर्सेस क्या है उसके. फिर एक और क्वेश्चन है कि बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है एंड टेक्निक्स क्या क्या है. तो अगर क्वेश्चन देखोगे तो सेम क्वेश्चन पूछा है ऊपर भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए. ठीक है, फिर एक और स्टेटमेंट है कि नोशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इज नोटोरियसली फुल ऑफ कंफ्यूजन. इन द लाइट ऑफ दिस कोटेशन, डू यू थिंक द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इज रिलेवेंट टुडे और नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक, why is the polarity of power thesis less relevant and meaningful in the present architecture of balance of power. किसने दिया था एक polarity of power thesis? याद है किसी को? केनिथ ऑर्गन्स थे क्या? केनेथ वॉल्ट्स ही थे क्या? वॉल्ट्स तो नहीं थे. की कॉन्सेप्ट में पढ़ा है ना आप लोगों ने, रिसेंटली तो हुआ था वो. गूगल कर लो कोई अगर नहीं याद आ रहा है तो. सर पोलैरिटी ऑफ पावर केनेथ वॉल्ट्स और मीरशाइमर ही दिए थे. ओके सर, ओके, आप कह रहे हो तो ठीक है. आप वैसे स्ट्रक्चरल रियलिस्ट लोग दिए थे तो यही 2 हुए मैं ख्याल से. ठीक है सर, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हेजिमोनिक स्टेबिलिटी. फिर डिटरेंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस है. बेंथम सर प्लीज स्क्रॉल डाउन. क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियर डिटरेंस. यूटिलिटी क्या है न्यूक्लियर डिटरेंस की इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान एक बार पूछ लिया, एंड इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया चाइना एक बार पूछ लिया. फिर जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट वाला व्यू पॉइंट है, हाउ द नॉर्म्स, टैबूज एंड एपिस्टेमिक कम्युनिटीज मेड द न्यूक्लियर डिटरेंस इररिलेवेंट. सर क्या हो गया स्क्रीन को? जूम आउट कर दीजिए सर, ज्यादा जूम हो गया मुझे लग रहा है. हाँ, ठीक है ठीक है. तो नेक्स्ट है कि have the norms, taboos and epistemic communities made the nuclear deterrence irrelevant. फिर नेक्स्ट है कि डिफाइन जियोपॉलिटिकल एंड इसका प्रिवेलेंस है कैसे वो दिखाना है. हाउ इज इट अफेक्टिंग. यूक्रेन क्राइसिस का भी बोल सकते हैं ना, इट इज मेनली एंड जियोपॉलिटिकल इशू. ज्योग्राफी बहुत मेजर रोल प्ले करता है उसमें. नेक्स्ट सिक्योरिटी के बारे में कुछ क्वेश्चन है. व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी डिस्कोर्स में क्या क्या आता है, एंड फेमिनिस्ट का क्रिटिसिज्म क्या है इसका.
देन वी हैव बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड लिबर्टी कैसे होता है, एंड लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर में मोर सिक्योरिटी फ्रेंडली कैसे कर सकते हैं इसको. देन एग्जामिन द चेंजिंग नेचर ऑफ सिक्योरिटी इन रिसेंट टाइम्स, व्हाई ह्यूमन सिक्योरिटी इज गेनिंग करेंसी एंड उसका रेलेवेंस क्या है. फिर एक और है कि उसमें इज इट मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इसमें एक्सप्लेन करना है लॉजिक्स. फिर नेक्स्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है, उससे क्या वर्ल्ड पीस अचीव हुआ है कि नहीं. एक और क्वेश्चन है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस आर द इंस्टीट्यूशनल एंड स्टेट मैकेनिज्म टू सस्टेन डोमिनेशन ऑफ पावर. ठीक है. फिर डिफरेंस पूछा है सिक्योरिटी डिलेमा में एंड इनसिक्योरिटी डिलेमा में. किसी को याद है किसने दिया है? सर इनसिक्योरिटी डिलेमा थर्ड वर्ल्ड में रहता है, जिसमें सर इंटरनल चीजों से भी वो रहता है, मोहम्मद आयूब ने दिया था. और सिक्योरिटी डिलेमा सिक्योरिटी डिलेमा तो सर कोई रियलिस्ट दिया था शायद. वेस्टर्न स्कॉलर है ना. चलो देखते हैं आगे आगे. फिर नेक्स्ट है कि इन्यूमरेट चैलेंजेस क्या क्या है इन द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड द यूनियन चार्टर. फिर कुछ मिक्स्ड मिसलेनियस क्वेश्चंस है. हाउ हैज द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म चेंज द नेचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग सोसाइटीज. तो ग्लोबल कैपिटलिज्म का क्या असर हुआ है अलग अलग, एक्चुअली अलग जगह पे क्लासिफाई होना चाहिए वैसे है, इसीलिए मिसलेनियस में डाला है इसको. तो डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट विद रेफरेंस टू ट्रांसनेशनल एक्टर्स. तो ये मतलब मिक्सचर हो गया स्टेट का एंड ट्रांसनेशनल एक्टर्स का. फिर है ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैव बिकम ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, इलैबोरेट. ठीक है. फिर रोल क्या है जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स का इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री. फिर कमेंट ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल पिकुलियरिटीज, अ गाइड टू फॉरेन पॉलिसी. ठीक है. तो लेट्स सी इट वन बाय वन नाउ. अगेन आई रिपीट यार, मतलब एक बार एजेंडा में क्लियर कर देता हूँ. यहाँ पे कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है, नोबडी इज टीचिंग, एवरीबडी इज सपोज टू कंट्रीब्यूट एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट एज मच इन डिटेल्स एज पॉसिबल. ठीक है. दिस इज सपोज टू बी जस्ट अ क्विक रिविजन. चलो स्टार्ट करते हैं. पावर के बारे में पहले पढ़ेंगे. पावर में सबसे लाइक इनिशियल स्टेज में अपन ने पढ़ा था थॉमस हॉब्स के बारे में. इन एवरी पर्सन देयर इज एंडलेस डिजायर ऑफ पावर आफ्टर पावर विच ओनली एंड्स विथ हिज डेथ. ये थॉमस हॉब्स का स्टेटमेंट है. और कुछ आइडियाज आते क्या थॉमस हॉब्स के पावर के बारे में? क्यों व्हाई इज मैन पावर सीकिंग अकॉर्डिंग टू हॉब्स? सर ये कोई स्टेटमेंट दे देना सर, मैन बहुत ग्रीडी है या ऐसा कुछ है. आवर सेल्फिश कुछ तो है ना, तीन चार टर्म्स. शॉर्ट ब्रूटिश एंड ऐसा कुछ. तो स्टेट ऑफ नेचर वाला दो चीजें हैं. एक तो ह्यूमन नेचर को जस्टिफाई करता है और एक स्टेट ऑफ नेचर बोलता है कि लाइफ ऑफ मैन इन स्टेट ऑफ नेचर इज नास्टी पुअर ब्रूटिश एंड शॉर्ट, एनपीबी. हाँ, ये हो गया स्टेट ऑफ नेचर का. लेकिन पावर सीकिंग नेचर को कैसे जस्टिफाई करता है, क्या लॉजिक अप्लाई करता है वो? याद है रिजोल्यूट कंपोजिट मेथड था, साइंटिफिक मेथड, पेन एंड प्लेजर, जियोमेट्रिकल मेथड, डिडक्टिव एंड जियोमेट्रिकल मेथड्स शायद. करेक्ट करेक्ट. क्रिएचर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है यार, आप एक बार लीव करके वापस आइए या फिर माइक का एडजस्ट कर लीजिए कुछ तो. ठीक है. और कुछ याद आ रहा है किसी को पावर के बारे में थॉमस हॉब्स का? एनी स्टेटमेंट या एनी कॉन्सेप्ट? आशुतोष, पीसी सिस्टम डेफिनाइट, कांचन, हॉब्स ऑन पावर. अच्छा, सब लोग अपने अपने नोट्स लेके बैठे हैं क्या? यस सर. हाँ, मतलब इफ नॉट, जिसने नहीं खोला है तो प्लीज आप लोग अपने अपने नोट्स खोल लो. द पर्पज ऑफ सेशन इज टू क्विकली रिवाइज थिंग्स, कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है, तो कंट्रीब्यूट करना सब लोग. ठीक है, आगे देखते हैं. फिर ये पावर इज अ रियलिस्ट डिस्कोर्स में कंसेप्ट है ये. मॉर्गन टू हैज फोकस्ड ऑन हार्ड पावर एंड अपन बाकी टाइप्स ऑफ पावर देखेंगे आगे, सॉफ्ट पावर वगैरह आते हैं आगे. तो वेयर इज पावर लोकेटेड?
कोल्ड वॉर में बाइपोलैरिटी थी, तो पावर वाज डिवाइडेड इन टू पोल्स, रशिया एंड यूएसए। फिर एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया, फिर वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर। एंड उसके बाद में फिर जो फरीद जकारिया बोलते हैं ना, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज ऑफ द रेस्ट, तो उसके बाद में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, या फिर मल्टीपल पावर सेंटर्स आ गए, मल्टीपल सेंटर्स आ गए इसमें, है ना। फिर डिफ्यूजन ऑफ पावर आया, इसके बाद में एक और मॉडल आया, मिक्स्ड एक्टर मॉडल। कॉबवेब मॉडल दिया जॉन बर्टन ने, 3D चेस मॉडल दिया है जोसेफ नाई ने, एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस मॉडल दिया है केहोन एंड नाई। डज एनीबडी वांट्स टू एक्सप्लेन दिस थ्री टर्म्स? कॉबवेब बता दो कोई। सर कॉपवेब मतलब इसमें इंटरडिपेंडेंस रहता है और पेनेट्रेशन हो सकता है एक कंट्री के पॉलिसी का दूसरे कंट्री में के साथ। सर जो कॉबवेब था, सबसे पहले सर ये बिलबोर्ड मॉडल था, वो जो था रिप्लेस हुआ था कॉबवेब मॉडल से, क्योंकि कॉबवेब मॉडल जो था वो थोड़ा सोसाइटी सेंट्रिक था। इसमें क्या था, पीपल टू पीपल कांटेक्ट थोड़ा ज्यादा थे। जैसे मान लीजिए अगर स्टेट्स आर नॉट इंटरेक्टिंग मच, बट इन दैट केस ऑल्सो द सोसाइटी एज अ होल और इंडिविजुअल्स विल इंटरेक्ट विद अदर पीपल। तो इसके कारण क्या, स्पाइडर लाइक वेब बन जाता है दो तीन नेशंस के बीच में। तो ये कॉबवेब मॉडल था। और सर 3D जो चेस बोर्ड मॉडल था, इसमें सर बताते हैं सर कि जो वो है मिलिट्री जो है वो यूनिपोलर है, इकोनॉमी मल्टीपोलर है, और सोशियो कल्चरली हम लोग डिफ्यूज्ड हो चुके हैं। ये सब था सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बिलियर्ड बॉल मॉडल किसने दिया था? बिलियर्ड बॉल किसी को याद आ रहा है क्या? सर आर्नोल्ड बॉलपर्स ने दिया था ये बिलियर्ड बॉल मॉडल. ओके, So कैन यू according प्लीज to स्पेल इट this, आउट? countries are like hard shells, and only high level पे interaction and communication हो सकता है, but not amongst the general population and that kind of communication. So I think it ये was एक बार relevant to कौन दिया them. था, इसका नाम रिपीट कर देंगे क्या स्पेलिंग के साथ? Arnold जी Wolfers, सर ARNOLD, हाँ सर Wolfers, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। WOL. ओके ओके। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो व्हाट इज पावर? पावर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन। पावर एज कैपेबिलिटी, मतलब कुछ स्कूल ऑफ थॉट है जो बोलते हैं कि पावर इज कैपेबिलिटी। एंड ट्रेडिशनल अप्रोच क्या लिखा है मुझे भी याद नहीं आ रहा भैया। एलिमेंट्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर क्या क्या होते हैं? सबसे अर्लीस्ट थियरी कौटिल्य का सप्तांग थियरी है। क्या बोले थे सप्तांग थियरी में कौटिल्य? उसमें जो किंग था उसको नाभि कहते, कि मतलब ही इज एट सेंटर ऑफ एवरीथिंग। इस टाइप के सर बहुत सारे 7 चीजें दिए थे, जैसे फोर्ट हो गया और ये सब सारी चीजें। तो उसमें बेसिकली वही था ना कि मतलब देर आर मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पावर, किसी एक के पास पावर नहीं है उसके अकॉर्डिंगली। हाँ जी। तो इसीलिए मतलब 7 ऑर्गन्स बोलता है ना वो, 7 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। कौन से थे यस 7? कैन समबडी रिकॉल? Sir, one more thing. I think यहाँ पे जो कोटे उसमें वो वाला relevant होगा ना, in which he said that in the, मतलब I don't remember the exact word, but power of lion will prevail in the zoo of struggle, something like this. जंगल, स्ट्रेंथ ऑफ लायंस प्रिवेल्स इन जंगल, ऐसा कुछ तो। Right. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने जो दिए थे ना 7 स्टेट के एलिमेंट्स, उसमें एक था स्वामिन द रूलर, अमात्य द मिनिस्टर्स, जनपदा द टेरिटोरियल पॉपुलेशन, दुर्गा फोर्ट और कैपिटल सिटी, कोसा कोश ट्रेजरी, दंडा कोयरसिव पावर ऑफ स्टेट, एंड मित्र और एलाई। तो ये 7 फैक्टर्स दिए थे उन्होंने स्टेट के बारे में। बट ये पावर में कैसे रिलेवेंट हो गया यार? उनका कोई थियरी पावर का था क्या?
सर ये बेसिक हम बोल सकते हैं कि हार्ड पावर एज अ रियलिस्ट का ओरिजिन ईस्ट में कौटिल्य माना जाता है। और ये जो 7 एलिमेंट है, ये 7 एलिमेंट का यूज करके हार्ड पावर यूज करना चाहिए सर किंग ने। एक्चुअली जो ये है यहाँ कौटिल्य का यूज आता है, जो एलिमेंट्स ऑफ पावर है उसके अंदर लीडरशिप के अंदर जब कौटिल्य का रोल आता है, जब वो साप्तांग थ्योरी में किंग को एज अ नाभि कहते हैं, तो वो उसमें जैसे ज्योग्राफी में यूएसए का बताते हैं सब कुछ है, उसी तरह लीडरशिप में कौटिल्य की साप्तांग थ्योरी जो कि किंग को एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग मानती है, वो इंस्पायर करती है, मतलब एलिमेंट्स ऑफ पावर का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एलिमेंट्स में दिया हुआ है कि टैंजिबल एलिमेंट्स है, कुछ कुछ इनटैंजिबल एलिमेंट्स है। टैंजिबल एलिमेंट्स ऑफ पावर कौन से हैं? मिलिट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, ठीक है, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड। एंड इनटैंजिबल एलिमेंट्स कौन से हैं? लीडरशिप हो गया, मोरल हो गया, इंटेलिजेंस हो गया। तो मतलब बोथ आर इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स ऑफ पावर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, सोशल स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, आइडिएशनल थिंग्स हो गए। तो ये सब एलिमेंट्स ऑफ पावर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर बोल सकते हैं। एंड अपन ने कौटिल्य का सप्तांग भी देख लिया, 7 एलिमेंट्स कौन से दिए थे। फिर टाइप्स ऑफ पावर भी है, जैसे सुपर पावर हो गया, ग्रेट पावर, मिडिल पावर या स्मॉल पावर। डिफरेंस देखते हैं। सुपर पावर होता है हेजेमोनिक पावर, लाइक यूएसए, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऐसे टाइम पे बाकी कंट्रीज के लिए कि बैंड वैगनिंग करना, मतलब कि उनके साथ में चले जाओ, दैट्स इट। दूसरा है ग्रेट पावर, जैसे चाइना, रशिया, वो खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन तो कर पाएंगे। फिर मिडिल पावर है जो जापान, इजराइल, जो कि डिपेंडेंट है सुपर पावर के ऊपर या फिर दूसरे पावर्स के ऊपर। आई थिंक रशिया इंडिया को बहुत बार ग्रेट पावर बोलता है ना, उनके स्टेटमेंट्स में वगैरह। किसी को याद है? ठीक है, देखते हैं। फिर स्मॉल पावर हो गया भूटान या फिर मालदीव। डज एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग अबाउट पावर के बारे में जो अभी तक पढ़ा अपन ने उसमें? यस, इंटेंजिबल में एक सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट हम लोग का रह गया। एडिशनल पावर के साथ जो सॉफ्ट पावर का नया नया कॉन्सेप्ट आया 1960-70s में, वो भी अकोमोडेट हो जाएगा इंटेंजिबल पावर्स में। करेक्ट सर, करेक्ट। स्विंग स्टेट का भी कंसेप्ट हम डाल सकते हैं। ये जो इमर्जिंग पावर्स नया कंसेप्ट दिया था, स्विंग स्टेट, मतलब ग्रेट पावर्स, हेजेमोनिक पावर्स बनने के लिए स्विंग स्टेट का सपोर्ट चाहिए। जैसे इंडिया को स्विंग स्टेट बोला गया है इंडो पैसिफिक थिएटर जो इमर्ज हो रहा है उसके हिसाब से। एक्चुअली इंडिया को स्विंग स्टेट इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वो कहीं और बोला गया था। मतलब इंडिया एक स्विंग स्टेट ऐसा है कि वो एक तरफ तो हो सकता है पाकिस्तान से लड़ाई करे, लेकिन जो वेस्ट एशियन मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ काफी अच्छे रिलेशन एंजॉय करता है। वैसे ही यूएसए से तो अच्छे रिलेशन बढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी रशिया से इंडिपेंडेंट, मतलब रशिया से हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं हुई। यू कैन वेरीफाई दिस फैक्ट बाय द यूएन वोटिंग्स विच इंडिया डज। आगे जो करेगा उसमें भी वैसा ही दिखेगा। स्विंग स्टेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, वो कोई स्टेट का सेग्रीगेशन नहीं है आई गेस, क्योंकि वैसा किसी स्कॉलर ने नहीं बोला है कि स्विंग स्टेट अलग से कोई है ऐसा। ये मेरा है, बाकी अगर किसी को कुछ और इसमें और ज्यादा जानकारी हो तो प्लीज बताइएगा। सर आई थिंक स्विंग स्टेट को कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था, बिकॉज इंडिया एट वन साइड रशिया के साथ ट्रीटी साइन किया था 1971 में, एंड देन उसके बाद फिर 2000 के अराउंड हमें यूएस के साथ अपना वो न्यूक्लियर वाला डील साइन किया था, 123 एग्रीमेंट। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को स्विंग स्टेट बोलते हैं, दैट कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता है, एज पर द नेशनल इंटरेस्ट डिसीजंस होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आगे देखते हैं अपन। पावर एज कैपेबिलिटी देख रहे थे, जिसके एलिमेंट्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर देखे, थोड़े बहुत टाइप्स भी देख लिए अपन ने, सुपर पावर, ग्रेट पावर, मिडिल पावर, स्मॉल पावर। अच्छा, 2 और कंसेप्ट है, एक है पावर एज रिलेशनल कंसेप्ट है एंड एक स्ट्रक्चरल पावर है। तो पावर एज रिलेशनल कंसेप्ट में होता है कि पावर को रिलेशनल टर्म्स में देखना है, मतलब कि हाउ मच कैन वन पर्सन इन्फ्लुएंस द अदर। और आईआर के टर्म्स में देखा जाए तो कितना रिलेटिव पावर है, मतलब इवन दो यूएसए इज अ ग्रेट पावर एंड या फिर इवन चाइना इज अ ग्रेट पावर, बट देन
कंपेरेटिवली रिलेटिवली कितना है उनका. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इवन अगेंस्ट देयर विशेस. तो इसमें दो टाइप के इन्फ्लुएंस है. एक होता है कंपेलेंस विच डिपेंड ऑन मोर रिसोर्सेस. फॉर एग्जांपल इराक वॉर हो गया था. दूसरा होता है डेटरेंस की रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है. नो फ्लाई जोन एग्जांपल दिया है. कोई समझाएगा इसको थोड़ा सा. ठीक है, इसको याद रख लो यार. फिर स्ट्रक्चरल पावर है पावर टू डिसाइड हाउ थिंग्स शैल बी डन इन इंटरनेशनल अरेना. ये सुसेन स्ट्रेंज का है. 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर दिए थे उन्होंने. नॉलेज, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी एंड प्रोडक्शन. तो ये 4 बेसिस है स्ट्रक्चरल पावर के. नॉलेज, फाइनेंस, सिक्योरिटी एंड प्रोडक्शन. यूएस स्टिल possess considerable structural power as per सुसेन स्ट्रेंज. ठीक है, तो किसी और को कुछ ऐड करना है सुसेन स्ट्रेंज के बारे में या फिर रिलेशनल कंसेप्ट में. सर वो एक टॉपिक है ना, द डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजीमनी, ऐसा कुछ उससे रिलेटेड कुछ मतलब इंफॉर्मेशन है वो बता देता हूँ. मतलब इट इज ऑफन सेड दैट डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज ऑफ द रेस्ट, या फिर राइज ऑफ चाइना इज इनएविटेबल. तो उसको काउंटर करने के लिए जो जितने भी वेस्टर्न स्कॉलर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम नाई टू ऑलमोस्ट एवरी ऑफ द वेस्टर्न स्कॉलर, फ्रांसिस फुकुयामा एज वेल, दे ऑलवेज गिव दिस पॉइंट कि जो स्ट्रक्चरल पावर है वो आज भी यूएसए के पास काफी हद तक है. Because the best of the best talent in the form of knowledge is still with the hand of USA, क्योंकि उनका पावर ज़्यादा है तो वहाँ पर लोग जाना भी पसंद करते हैं. एग्जाम्पल इंडियंस. दूसरा है फाइनेंशियल पावर. IMF और वर्ल्ड बैंक, कुछ भी बोलिए आप, दे आर स्टिल इन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ USA बिकॉज ऑफ द वो क्या कहते हैं उसे, जो वोटिंग सिस्टम रहता है उसके हिसाब से भी, मतलब जितना भी फाइनेंशियल हब है उस पर भी USA का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है. सिक्योरिटी ऐसी है कि मतलब क्या ही, मतलब अब थोड़ा सा हो सकता है सिक्योरिटी बैलेंस बिगड़ी है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे. एंड द प्रोडक्शन इज एज लाइक देयर इज वन थ्योरी, हालांकि वी आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, बट देयर इज वन थ्योरी कि द यूएसए हैज बीन अ हेजीमोन, सो यूएसए हैज प्रोवाइडेड द प्रोडक्शन, मतलब उन्होंने पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन को बनाया है. बस मतलब इतना ही था कि स्ट्रक्चरल पावर इज स्टिल इन द हैंड्स. तो सुजन स्ट्रेंज का ये जो पॉइंट वाइज है, ये सब पॉइंट वाइज का एग्जांपल दे रहा था कि ऐसे ऐसे द पावर इज स्टिल इन द हैंड ऑफ यूएसए, स्ट्रक्चरल पावर. करेक्ट सर, करेक्ट. थैंक यू सर. ठीक है, आगे देखते हैं अपन चेंजिंग नेचर ऑफ पावर कैसा है. तो एक तो चेंजिंग नेचर ऐसा है कि हार्ड पावर वर्सेस सॉफ्ट पावर. डिफरेंस देख लेते क्विकली एक बार. हार्ड पावर कॉन्क्रीट फॉर्म होता है, सॉफ्ट पावर इनविजिबल होता है. हार्ड पावर इज डिपेंडेंट अपॉन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर ऑफ द स्टेट या फिर पर्सन पकड़ लो. एंड सॉफ्ट पावर डिपेंड्स ऑन कल्चर या फिर आइडियोलॉजिकल पावर होता है. ये हार्ड पावर इज मटेरियलिस्टिक वेयर सॉफ्ट पावर इज नॉन मटेरियलिस्टिक. हार्ड पावर को लेस टाइम लगता है बिल्ड करने के लिए. इनविजिबल ये सॉफ्ट पावर को ज्यादा टाइम लगता है. इट इज वेरी स्लो प्रोसेस. हार्ड पावर रिजल्ट निकलता है वेरी शॉर्ट टाइम में, वेयर ये सॉफ्ट पावर का ज्यादा लंबा टाइम लगता है उसको इफेक्ट करने में, दिखने में भी. फिर हार्ड पावर इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट्स वेयर सॉफ्ट पावर इज कंट्रोल्ड बाय सिविल सोसाइटी. हार्ड पावर कैन बी यूज्ड एट द विल ऑफ द स्टेट वेयर सॉफ्ट पावर मे और मे नॉट बी. ठीक है, तो मतलब वो स्टेट के हाथ में ज्यादा नहीं होता है कंट्रोल, उसका सॉफ्ट पावर का कम होता है. हार्ड पावर इज कंपेलिंग इन नेचर एंड सॉफ्ट पावर इज बेस्ड ऑन द कंसेंट. अपन ऊपर देखा था ना एक कंपेलेंस एंड डिटरेंस, थोड़ा अलग कंसेप्ट हो गया, छोड़ो. फिर कुछ और लिखा है कि दिस बोथ मे फेल, बोथ हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर मे फेल. जोसेफ नाई बोलते हैं कि इन द एज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस सिचुएशंस फॉर हार्ड पावर टू बी यूज्ड हैज रिड्यूस्ड. बट अगेन उसका उल्टा एग्जांपल रशिया देख ही रहे अपन, रशिया यूक्रेन में. रिचार्ड रोसेक्रांस है, उन्होंने बोला है इकोनॉमिक पावर लीड्स टू मिलिट्री पावर, ट्रेडिंग स्टेट्स एंड मिलिट्रिस्टिक स्टेट्स. एग्जांपल चाइना, जापान. यार किसी को एक्सप्लेन करना है क्या रिचार्ड रोसेक्रांस के आइडियाज क्या है? सर वो क्या हुआ था, जो ट्रेडिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक तरीके से फैलेसियल कॉन्सेप्ट था. मतलब जो रिचर्ड रोसेक्रांस थे ना, इन्होंने बोला था कि पहले तो जर्मनी और जापान जो है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की थ्योरी है ये, वो लोग तो पहले हार्ड पावर बनाने में चले थे, लेकिन नाउ दे आर फोकसिंग ऑन ट्रेडिंग. अपने इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, अपने सेक्टर्स को डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं. आज भी वो रिफ्लेक्ट होता है
कि जापान इज ट्रेडिंग स्टेट। उसके बाद फिर आपको भी पता है डीमिलिटराइजेशन हुआ था, यूएस मतलब जापान और जर्मनी की ऑलमोस्ट सारी पावर खत्म कर दी गई थी। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि नाउ दे आर ट्रेडिंग स्टेट्स, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन हार्ड पावर और गोइंग फॉर मिलिट्री एक्शंस, दे आर ट्रेडिंग। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि पीपल शुड बी मतलब हमारे सामने झुक जाओ, सब लोग ट्रेडिंग स्टेट बन जाओ, सब लोग ट्रेड पे फोकस करो। मतलब ये थोड़ा सा पोलराइज्ड थ्योरी था, बट इसका क्रक्स यही था कि वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रेडिंग स्टेट्स बना दिए गए थे कि वो ट्रेड पे ज्यादा फोकस करते हैं, मिलिट्री पर नहीं। ओके सर, वैसे कल परसों की न्यूज है एक कि जर्मनी टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग इन रिस्पॉन्स टू पुतिन्स वॉर, ऑलमोस्ट लाइक 2% ऑफ ये जीडीपी वो लोग अब देने वाले हैं, 100 बिलियन का कुछ तो कमिटमेंट करा है उन्होंने अभी, 1-2 दिन पहले की न्यूज है ये। मतलब इट इज Yes, इनोवेटेबल नाउ। yeah, and Japan is also about to. Yes, ma'am, please carry on. हाँ, मैं इसमें ये ऐड कर रही थी कि अगर कोई कंट्री हार्ड पावर अपना इंक्रीज करती है तो उस जो बाकी कंट्री है उसके रिस्पॉन्स में काउंटर कोलिशन बनाते हैं। करेक्ट मैम, यही बैलेंस ऑफ पावर वाला कंसेप्ट हो गया ना, शायद बाद में पढ़ेंगे अपन थोड़ी देर में। ये वाले Yes, टॉपिक में ये एक लिखा जाता है। yeah. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थैंक यू मैम। ट्रेडिंग स्टेट के बारे में ना ये कही थी जनरली कि मतलब रूस क्रांति उसी का स्टेटमेंट था कि जनरली वी प्रेफर द ट्रेडिंग स्टेट ओवर द वॉरिंग स्टेट। तो आशुतोष, यू आर नॉट यहाँ ऑडिबल यार, आवाज नहीं आ रहा है आपका, बहुत बहुत कम आ रहा है। बाकी लोग को आ रहा है क्या? No, sir, similar situation. आशुतोष, ट्राई चेंजिंग योर डिवाइस या फिर जस्ट ट्राई टू यूज सम अदर माइक और सम अदर हेडफोन, कुछ और कोशिश कर लो एक बार। ओके ब्रो कंटिन्यू। मैं इसीलिए मतलब थोड़ा डाउटफुल था बोलने के लिए। ओके कंटिन्यू। ठीक है, ओके। फिर रियलिस्ट है केनिथ वॉल्ड्स एंड मीर शाइमर, दे गिव मोर प्रेफरेंस टू हार्ड पावर देन सॉफ्ट पावर। दे से सॉफ्ट पावर इज नॉट कंपेलिंग। सिमिलर व्यूज आर गिवन बाय मैकियावेली। हार्ड पावर will be used at the will of the king, but soft power at the will of the people. किसी को याद आ रहा है, जरा इलेबोरेट करे कोई इस पे, मैकियावेली के बारे में क्या व्यूज थे? These Machiavelli and Cortelyard, they belong to the offensive hard power school। मतलब they always believe that power maximization पर फोकस करते थे ये लोग, और ज्यादा से ज्यादा पावर accumulate करने की कोशिश करते थे। तो इसमें ये सब यही बताते हैं कि जो सॉफ्ट पावर है, जैसे यूक्रेन हैड अ सॉफ्ट पावर, मतलब लोग यूक्रेन डिग्री लेने जाते थे, घूमने जाते थे, छुट्टियां मनाने जाते थे। लेकिन जब हार्ड पावर की जरूरत थी, मतलब उनके पास रशिया जितनी हार्ड पावर नहीं थी, ऑब्वियसली उनके पास नहीं थी। सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर गेटिंग क्रश्ड, नॉट इन एनी एब्सोल्यूट सेंस, दे विल सस्टेन। बट द थिंग इज, हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर में अगर मैकियावेली या फिर रियलिस्ट्स को अगर बोला जाए, तो रियलिस्ट विल ऑलवेज प्रिफर दैट हार्ड पावर शुड ऑलवेज बी मैक्सिमाइज्ड रादर देन सॉफ्ट पावर, बिकॉज इट इज ओनली कंपेलिंग इन नेचर। एंड जैसे सर ने बताया अभी पहले कि वो हो सकता है यूज भी ना कर पाए, स्टेट माइट नॉट बी able to fully use that soft power. And also soft power creates power of attraction. सर मैकियावेली का एक थॉट भी है, उन्होंने बोला है कि ए किंग शुड टू बी ए फॉक्स और ए लायन। मतलब एक राजा को लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए और लायन की तरह ताकतवर भी होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, आगे चलते हैं। मॉर्गन थू ने बताया था जैसे पावर जो होती है वो मिलिट्री पावर मानता है वो, मतलब ही गेव मोर प्राइमेसी टू मिलिट्री पावर देन एनी अदर टाइप ऑफ पावर। फिर मॉडर्न रियलिस्ट है, दे से पावर इज मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। क्या क्या डायमेंशन है उसके अंदर? मुझे लग रहा है मिलिट्री डिप्लोमेसी कल्चर, ये लिए होगा शायद ये। और क्या क्या है? इकोनॉमिक एक है शायद। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन, थोड़े बहुत और टाइप्स ऑफ पावर है। जैसे जोसेफ नाई का कंसेप्ट है सॉफ्ट पावर का। सॉफ्ट पावर इज मोर रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू हिम। इट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स गेटिंग अदर्स टू इमुलेट योर ओन सोसाइटी वैल्यूज।
फिर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, पावर ओवर वर्सेस पावर विथ, 3 डायमेंशन दिए, पॉलिटिकल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, फॉरेन पॉलिसी। कोई इलेबोरेट करेगा इसमें? जैसे यूएस हो गया सर, यूएस मतलब सॉफ्ट पावर का सबसे प्राइम एग्जांपल है सर। पॉलिटिकल वैल्यूज सर जैसे कि डेमोक्रेसी के थ्रू स्प्रेड करता है। कल्चरल वैल्यू जैसे सर पॉप कल्चर हो गया। और सर फॉरेन पॉलिसी तो उसकी सर ज्यादा जो मुझे लग रहा है रिलेवेंट वो इंडिया के केस में है, अगर हम देखें तो। जैसे पॉलिटिकल अगर देखें तो पॉलिटिकल तो ये हो गया कि वो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक वे में चलते हैं। और जो क्या कहते हैं कल्चरल हो गया, जैसे जो नियर बाय रीजन है इंडिया के, अफगान ये हो गई, बांग्लादेश हो गए, म्यांमार, भूटान, नेपाल, इन सब के साथ में ही कल्चरल रिलेशन है कहीं ना कहीं पे। और जो क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी, और फिर फॉरेन पॉलिसी भी सर ज्यादातर इंडिया हमेशा ही अडोप्ट करता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इसलिए मुझे लगता है इंडिया ज्यादा रिलेवेंट है इस केस में। सर पॉलिटिकल वैल्यूज में जैसे हमने प्रियम्बल और अपना ये क्या बोलते हैं कैपिटलिज्म, और जैसे फॉरेन पॉलिसी इन्होंने बोला ना, तो उसमें USAID, नाम, गुजरान डॉक्ट्रिन, डिसआर्मामेंट, ये सारी चीजें आ जाएंगी उसमें। और सर वैसे ही आप नैम को भी कोट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि नैम में भी जो नैम का भी इसी मतलब इसी चीज के लिए फॉरेन पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट करी थी, और इंडिया एक मेंबर था उसमें। और उसमें जितनी नेबरिंग कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया वगैरह ने भी इंडिया को उस टाइम पे सपोर्ट करा था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर जोसेफ नाई का एक और कॉन्सेप्ट है 3D चेस मॉडल, अकॉर्डिंग टू विच वर्ल्ड इज मल्टी डायमेंशनल। पहले डायमेंशन में मिलिट्री डायमेंशन है जिसमें यूनिपोलर है वर्ल्ड अभी करंटली। सेकेंड डायमेंशन है इकोनॉमिक जिसमें मल्टीपोलर है। थर्ड डायमेंशन है जो सोशल पावर जिसमें अपोलर है। एपोलर मतलब कि डिफ्यूज्ड है, देयर इज नो ऐसा हायरार्किकल नहीं है इसमें सोशली। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट थे जोसेफ नाई के, सॉफ्ट पावर एंड 3D चेस मॉडल। इनके एडवांटेज क्या थे? चीप है, लेस लॉस ऑफ लाइफ होगा, सिंपैथी फॉर द वीकर पार्टी इफ हार्ड पावर इज यूज्ड। जैसा भी देख रहे हैं यूक्रेन के लिए सब लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं। डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजेमनी हो रहा है टू मच यूज ऑफ हार्ड पावर की वजह से। एक बार मैं कीवर्ड्स पढ़ लेता हूँ, देन आप लोग ऐड करिएगा कुछ ऐड करना हो तो। फिर जोसेफ नाई ने एक और कॉन्सेप्ट दिया स्मार्ट पावर बोल के। तो ये एक्चुअली हुआ क्या कि सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट देने के बाद में रियलिस्ट ने काफी क्रिटिसाइज करा इनको। तो जोसेफ नाई एक्सेप्टेड द रियलिस्ट क्रिटिसिज्म एंड दस ही सेज बोथ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर आर नेसेसरी, एंड इसी को नाम देते हैं कि स्मार्ट पावर। नेसेसिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बट मस्ट इन्वेस्ट हेविली इन सॉफ्ट पावर एज वेल। इंस्टीट्यूशंस हो गया, अलायंस हो गया। फिर हिलरी क्लिंटन ने भी स्मार्ट पावर का टर्म का यूज करा है। she defines smart power as skillful use of military, diplomatic, economic, political and cultural aspects. ठीक है, तो सिमिलरली ओबामा he gave 3 Ds of foreign policy: defense, diplomacy and development. John Chipman has used the word fast power. So ये तो है सॉफ्ट पावर हार्ड पावर सब कुछ है, बट इन द 21st सेंचुरी अभी स्पीड भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गए। This idea is based on neo Darwinism, that is survival of the fastest. तो agile होना चाहिए, adaptive होना चाहिए। Speed is also important, not helped alone. इसके criticism है कि well considered patient options are better than ill considered hasty options. फिर एक दो और concepts है sharp power, जिसमें countering others soft power by propaganda. And Shashi Tharoor in the 21st century, that country who has better story to tell, ये जीतेगा मतलब। ठीक है यार, ये बताओ इसमें किसके बारे में किसी को कुछ ऐड करना है तो। शार्प पावर का तो क्लियर नहीं है, बता दो किसी को पता हो तो कुछ। सर जोसेफ नाई वाज कंसर्न्ड अबाउट द शार्प पावर, मतलब शायद उनको ये कंसेप्ट पसंद नहीं आया था। Okay, am I audible? हाँ, यू आर ऑडिबल नाउ। Okay, okay.
So basically, sharp power is a concept. We can take the example of Russia or China. They are countering the US hegemony by proposing the counter institutions or counter ideology, right? Just take the example of One Belt, One Road initiative. Basically, it is the alternative to Western model. Okay, though it is the ideological challenge as well. ये जो शार्प पावर था इसको सर जुआन पाब्लो करके एक थे, उन्होंने दिया था शार्प पावर का कॉन्सेप्ट। सर चाइना के कॉन्सेप्ट में जब वो हांगकांग के ऊपर हाउ चाइना हैंडल्स हांगकांग, उसके ऊपर उन्होंने दिया था मेनली। ओके हाँ, तो बेसिकली वो काउंटर नैरेटिव है ना, जिससे कि वेस्टर्न हेजेमनी कम होगी। ठीक है ठीक है। अच्छा, किसी और को कुछ ऐड करना है क्या इन सब के बारे में, मतलब सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, ये जोसेफ नाइक का 3D चेस मॉडल, जोसेफ नाइक का सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर हिलरी क्लिंटन ने दिया था, या फिर फास्ट पावर, या फिर शार्प पावर, कुछ ऐड करना है ओवरऑल सभी में किसी को? हाँ, और ना सपोज शार्प पावर का ना स्पेसिफिक एग्जांपल है ना लेना हो तो ऐसे देख सकते हैं कि जब यूएस इलेक्शन थे तब वहां पे रशियन इंटरफेरेंस का मतलब रशियन इंटरफेरेंस हुआ था, ऐसा कहा जाता था और बाद में प्रूव भी हुआ था। तो बेसिकली वो रशिया का एक अटेम्प्ट था जैसे कि यूएस की जो हेजेमनी है डेमोक्रेसी वो कम हो जाए, उस पे लोगों का डाउट, मतलब इट विल क्रिएट अनार्की और डाउट द बेसिक फाउंडेशन ऑफ यूएस हेजेमनी इटसेल्फ। तो शार्प पावर का एग्जांपल है। सर बेसिकली ये शार्प पावर में क्या होता है कि जो अथॉरिटेरियन या अनफ्री कंट्रीज होती हैं वो एसिमेट्री का फायदा उठाती हैं, जो फ्री और जैसे मान लीजिए डेमोक्रेट, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया सर ने यूएस का, तो उसमें रशिया चाइना जैसी कंट्रीज क्या करती हैं, क्योंकि वो अपने यहाँ लिमिटेशंस लगाती हैं और बाहर की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करती हैं अपनी कंट्रीज को शील्ड करते हुए। ये बेसिकली है शार्प पावर। ठीक है सर, थैंक यू। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन टॉपिक अभी, इज पावर अ जीरो गेम और वेरिएबल सम गेम एंड बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, तो आई थिंक ये जीरो सम गेम है, फिर वेरिएबल सम गेम है। इसमें अपन को यही सब कुछ लिखना है ना जो ऊपर अपन डिस्कस किया पावर के बारे में, बेसिक सारे चेंजिंग नेचर ही दिखाना है ना उसमें। हाँ ये सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से दे सकते हैं। पहले यूरोप में जीरो सम गेम माना जाता था, उसके फिर वेरिएबल सम गेम का कॉन्सेप्ट आया। वी कैन वेरी वेल यूटिलाइज द अबव नॉलेज एंड मेक अ गुड आंसर आउट ऑफ इट। ओके, ऑल राइट सर, चलते आगे फिर। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस ऑफ पावर। आई क्विकली रीड आउट सम ऑफ द कीवर्ड्स, देन यू गाइस कैन पुट इन योर वेरिएबल इनपुट्स। तो इंट्रोडक्शन में बोलेंगे अपन कि बैलेंस ऑफ पावर इज अ रियलिस्ट कंसेप्ट फॉर पीस। लिबरल का क्या कंसेप्ट था पीस के लिए? इंस्टीट्यूशनलिज्म या फिर वैल्यूज बोल सकते हैं ना, नॉर्म्स उसके बेसिस पे थे। वेरएज रियलिस्ट बैलेंस ऑफ पावर पे फोकस करते हैं, पावर पे फोकस, हार्ड पावर पे फोकस करते हैं। तो दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और एक्सियोम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इट इज अ मिलिटरिस्टिक कंसेप्ट। डेविड ह्यूम ने बोला है बैलेंस ऑफ पावर इज अ कॉमन सेंस और अ यूनिवर्सल लॉ। केनिथ वॉल्ट्ज बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर इज ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चर ऑफ एनार्की। ठीक है, तो याद रखना ये कीवर्ड यूज करें, स्ट्रक्चर ऑफ एनार्की। फिर बेस्ड ऑन द रियलिस्ट एजम्पशंस, मॉर्गेनथॉ ने प्रिंसिपल दिए थे। तो वेस्टफैलियन मॉडल पे बेस्ड था, स्टेट सेंट्रिक मॉडल पे बेस्ड है। बैलेंस ऑफ पावर जो है स्टेट को ही सेंट्रलिटी मान रहा है ना वेस्टफैलियन ऑर्डर के हिसाब से। फिर एनार्की, सेल्फ हेल्प आर नीडेड फॉर सर्वाइवल। ओनली पावर इज एन एंटीडोट टू पावर। वन कंट्रीज प्रीपोंडरेंस लीड्स टू सिक्योरिटी डिलेमा and thus other countries start doing coalition, start forming a coalition. Balance of power can be understood as a policy to ensure power balance through diplomacy or war. तो मतलब याद रखना दोनों भी होता है इसमें। टूल्स क्या होता है, एक तो डिप्लोमेसी हो सकता है या फिर वॉर हो सकता है, कोलिशन हो सकता है, ट्रीटी हो सकता है।
It can also be understood as a system where no power is preponderant power. प्रीपॉन्डरेंट मतलब कि ज्यादा पावर खींच लेना अपनी तरफ, हेजेमोनिक पावर बनना, एकदम स्ट्रांग पावर बनना, तो उसके अगेंस्ट में कोलिशन बनाएंगे आगे। फिर इसका पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है कि टू प्रोटेक्ट आवर ओन सॉवरेंटी एंड टू प्रोटेक्ट इंटरनेशनल पीस। तो टेक्निक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 2020 में। आर्म्स रेस हो गया, खुद के आर्म्स का स्ट्रेंथ बढ़ाओ, जो कोल्ड वॉर में देखा था ना, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह। फिर वॉर इज अनदर टेक्निक, भाई वॉर करो, दूसरी कंट्री को उड़ा दो, कम कर दो, उनकी पावर अपने आप कम हो जाएगी उनकी, जैसे भी रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है। अलायंसेस बनाओ, काउंटर अलायंसेस बना दो, जैसे नाटो अलायंस हो गया। फिर पार्टीशनिंग ऑफ टेरिटरी कर सकते हैं, जैसे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पाकिस्तान बांग्लादेश, तो अब क्या हो गया, इंडिया का थ्रेट थोड़ा कम हो गया ना, परसेप्शन। तो ठीक है। क्रिएशन ऑफ बफर जोन, एग्जांपल तिब्बत बिटवीन चाइना एंड इंडिया, अफगानिस्तान बिटवीन रशिया एंड ब्रिटिश एम्पायर पुराने इसमें। फिर डिसआर्मामेंट कर सकते हैं बाकी कंट्रीज का, जैसे जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 का डिसआर्मामेंट करा, एंड अपन ने देखा जापान एंड जर्मनी बोथ चोज द मॉडल ऑफ ट्रेडिंग स्टेट्स एंड सिक्योरिटी, यूएसए के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में रह रहे थे वो लोग। जैसे यूक्रेन का भी मैं देख रहा था, यूक्रेन ने न्यूक्लियर वेपन थे उनके पास, उन्होंने यूएसए की गारंटी के ऊपर उन्होंने छोड़ दिए थे न्यूक्लियर वेपन्स। फिर कंट्रीज कैन फोर्स रिपेरेशंस टू मेक देम वीक। तो ये सब कीवर्ड्स है, आर्म्स रेस, वॉर, अलायंस, काउंटर अलायंस, पार्टीशनिंग ऑफ टेरिटरी, बफर जोन, डिसआर्मामेंट, रिप्रेशन। फिर मेथड क्या क्या हो सकते हैं? इंटरनल बैलेंसिंग हो सकती है या फिर एक्सटर्नल बैलेंसिंग हो सकती है। इंटरनल होती है जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, विच इज मोर रिलायबल, खुद की पावर को बढ़ा रहे, खुद की ताकत को बढ़ा रहे हैं। एक्सटर्नल बैलेंसिंग होते हैं, दूसरे कंट्रीज के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं, फिर कोएलिशन कर रहे हैं। फिर हिस्ट्री ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, एक एजेपी टेलर का कुछ है, उन्होंने 1848 टू 1914 को गोल्डन पीरियड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर बोला है। ठीक है, याद रखना, एजेपी टेलर 1848 टू 1914 गोल्डन पीरियड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर बोला है। 1815 में कंसर्ट ऑफ यूरोप हुआ था, जहां पे फॉर्मली अडॉप्शन हुआ था बैलेंस ऑफ पावर का। फिर उसके बाद में इट लेड टू 100 years ऑफ पीस फ्रॉम 1815 टू 1915। ठीक है, इसीलिए मतलब गोल्डन पीरियड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर बोल रहे हैं उस टाइम पे। ये बैलेंस ऑफ पावर के बहुत सारे एडवांटेजेस है। फॉर सम इट्स अ सिस्टम, फॉर सम इट्स अ पॉलिसी, इट्स अ मर्की कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू लिस्का, देयर इज अ मिसप्लेस्ड डिजायर टू सी प्रिसीजन इन द एम्बिगुअस कंसेप्ट। ये शायद कहीं पे कोट आया, पूछा हुआ है ये। फिर मॉर्गेंथू ने 4 मीनिंग दिए हैं बैलेंस ऑफ पावर के, पॉलिसी भी बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोला है, स्टेट ऑफ अफेयर्स भी बोला है, और एक और लिखा नहीं है यहाँ पे। फिर अर्नेस्ट हास ने 8 मीनिंग दिए इसके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वन स्टेट डोमिनेंट, रिलेटिव स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, वॉर, पावर पॉलिटिक्स, यूनिवर्सल लॉ, गाइड टू फॉरेन पॉलिसी। और फिर बैलेंस ऑफ पावर के लिए आइडियल कंडीशंस क्या क्या होते हैं? रीजनल कंटेक्स्ट होना चाहिए, 4 से 5 एक्टर होने चाहिए, मल्टीपोलरिटी होनी चाहिए, एंड देयर इज नो इंटरनेशनल एक्टर या फिर इंटरनेशनल पुलिसमैन नहीं है उसमें कोई भी। कन्वेंशनल वॉरफेयर का यूज हो रहा है, अगर न्यूक्लियर करेंगे तो फिर पूरा गेम ही बदल जाएगा ना, तो कन्वेंशनल वॉरफेयर होना चाहिए, एंड प्रेजेंस ऑफ बैलेंसर होना चाहिए। पामर एंड पर्किंस है, इन्होंने बोला है शिफ्टिंग अलायंसेस एंड काउंटरवेलिंग प्रेशर्स। ठीक है यार, मतलब ये किसी को इसमें कुछ ऐड करना है या फिर क्लैरिफाई करना है तो बता दो, या फिर कुछ समझ नहीं आया तो डाउट पूछ ले दूसरे को। ये वाला समझा किसी को क्या? पामर एंड पर्किंस वाला, शिफ्टिंग अलायंसेस वाला कीवर्ड क्या है? किसी ने सुना है इसके बारे में, पामर एंड पर्किंस वाला शिफ्टिंग अलायंसेस? नहीं सर। ये नेशनल इंटरेस्ट में आते हैं पाल्मर एंड पर्किंस, तो डिप्लोमेसी, अलायंस, प्रोपेगेंडा, ये सब देते हैं। शिफ्टिंग अलायंस नहीं सुना। मैं गूगल किया मैंने उसको, तो यहाँ पे लिखा है कि यार एज पर पामर एंड पर्किंस द बैलेंस ऑफ पावर एज्यूम्स दैट थ्रू शिफ्टिंग अलायंसेस
and countervailing pressures, no one power or combination of powers will be allowed to grow so strong as to threaten the security of the rest. तो वही मतलब उसको डिफाइन करा है, फिर इलेबोरेट करा है, बोल दो ऐसे। जो अपन ने ऊपर पढ़ा वही चीज को उन्होंने थोड़ा सा इलेबोरेटली ये कीवर्ड यूज करके बोला है। तो ठीक है, कुछ और ऐड करना है किसी को बैलेंस ऑफ पावर के बारे में? टेक्निक्स ऑफ पावर, बैलेंसिंग पावर में कुछ बचाए के बताओ, बहुत सारे होंगे। और बेटा एंड ब्लड। हाँ, ब्लड लेटिंग। हाँ हाँ, और वो अलग है, दोनों अलग है ना भाई। ब्लड लेटिंग और बेट एंड ब्लीड वो अलग है दोनों। सर वो जो मॉर्गन था उसके 4 मीनिंग थे। वो सर्टन, वो बताता हूँ, सर्टन स्टेट ऑफ अफेयर था, एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो यहाँ पे एक मिसिंग था। कौन से फिर से बता सकते हो प्लीज एक बार? पहला सर्टन स्टेट ऑफ अफेयर था, दूसरा एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर था, तीसरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और चौथा एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू एक्वायर द बैलेंस ऑफ पावर। सर बेसिकली ये जो मॉर्गन था होते मतलब ही गेव 4 मीनिंग्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, कि मतलब कि पहले ये होनी चाहिए, पॉलिसी जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो कि एक सर्टेन स्टेट ऑफ अफेयर्स को इस्टेब्लिश करे, फिर एक एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर तो होगा ही, फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, और फिर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये 4 मीनिंग दी थी इन्होंने। ये ओके। देखिए जो स्क्रीन पर अर्नेस्ट, दिख रहा है ये। हाँ हाँ बोलिए ना आप। हम्म। हाँ, और एक और जो अर्नेस्ट हास के 8 मीनिंग्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर है, वो कोई इलेबोरेट करना चाहेगा क्या? सर जैसे ये जो 8 मीनिंग्स थे, इसमें ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर चाहते थे, और इसको मैं रीड कर सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम रिजल्टिंग फ्रॉम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और फिर सर डोमिनेशन ऑफ वन स्टेट जो कि बैलेंसर की तरह काम करता है, जैसे कि पहले ब्रिटेन था। तो अगर किसी को ढंग से पता हो तो बता दे। सर इन्होंने बस अजम्पशन दी है कि मतलब बैलेंस ऑफ पावर कैसे क्रिएट हो सकती है, तो उन्होंने बताया कि एक तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से क्रिएट हो सकते हैं, या तो फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से क्रिएट हो सकते हैं, या फिर डोमिनेशन ऑफ वन स्टेट ओवर अदर स्टेट इससे हो सकते हैं, या फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, पावर पॉलिटिक्स और यूनिवर्सल लॉ ऑफ हिस्ट्री एंड गाइड फॉर द पॉलिसी मेकर। इन मतलब 8 टाइप से बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश हो सकती है, ऐसा कहा था। ठीक है, और कुछ? और कुछ है क्या जो इसमें डिस्कस करने जैसा हो, या फिर कुछ किसी को इलेबोरेट करना है? नहीं सर।
ठीक है, आगे चले फिर अपन। एक बार मैं क्विकली कीवर्ड्स बोल देता हूँ। हाँ बोलिए सर। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर अपन ने देख लिया। कीवर्ड्स बोलता हूँ मैं। रियलिस्ट कंसेप्ट है, फंडामेंटल लॉ है, एंशियम है, मिलिटरिस्टिक कंसेप्ट है, कॉमन सेंस है, यूनिवर्सल लॉ है अकॉर्डिंग टू डेविड ह्यूम। केनिथ वॉल्ट्ज बोलते हैं कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। इट इज बेस्ड ऑन मॉर्गनथाउस 6 प्रिंसिपल, जो रियलिस्ट एजम्पशन होते हैं, एनार्की, सेल्फ हेल्प वगैरह। ओनली पावर इज एंटीडोट टू पावर। फिर कई लोग पॉलिसी समझते हैं, कई लोग सिस्टम समझते हैं। तो मेन एम होता है सॉरेंटी, पीस एस्टेब्लिश करना। टेक्निक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर देख लिया अपन ने बहुत सारे। कंसर्ट ऑफ यूरोप में सबसे पहली बार आया था ये, तो 100 ईयर्स ऑफ पीस हो गया 1815 से 1915 तक। इसीलिए एजीपी टेलर बोलते हैं 1848 से 1914 इज द गोल्डन पीरियड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। बहुत सारे मीनिंग्स है इसके। लिस्का है एक स्कॉलर, उन्होंने बोला है कि मिसप्लेस्ड डिजायर है टू फाइंड एक्यूरेसी या प्रिसीजन इन द एम्बिगुअस कंसेप्ट। तो इसेंशियली मर्की कंसेप्ट है ये। मॉर्गेंथो ने 4 अलग अलग मीनिंग दिए हैं, अर्नेस्ट हास ने 8 मीनिंग दिए हैं। बैलेंस ऑफ पावर के आइडियल कंडीशन देख लिया अपन ने। रीजनल कंटेक्स्ट में काम करता है ये, एंड जहां पे इंटरनेशनल एक्टर नहीं है। पाल्मर एंड पर्किंस का देखा, शिफ्टिंग अलायंसेस एंड काउंटरवेलिंग प्रेशर्स, ये यूज करते हैं अपन। तो क्रिटिसिज्म ऑफ बैलेंस ऑफ पावर क्या होगा? वुड्रो विल्सन बोलेंगे कि भाई बैलेंस ऑफ पावर इज नॉट सस्टेनेबल फॉर पीस। क्यों? बिकॉज नेहरू सेज नर्वस स्टेट ऑफ पीस है, ऑलवेज एवरी कंट्री इज अंडर द फियर ऑफ वॉर। बैलेंस ऑफ पावर नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। सर बेंथम प्लीज स्क्रॉल डाउन अ बिट। ठीक है, तो वुड्रो विल्सन का क्रिटिसिज्म देख रहे थे अपन, या फिर लिबरल्स का बोल सकते हैं। बैलेंस ऑफ पावर इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। नेहरू जी बोलते हैं नर्वस स्टेट ऑफ पीस होता है। गेव द आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये इनका मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर इनोकुलेट्स अगेंस्ट द मीजल्स बट गिव्स राइज टू प्लेग। मतलब कि एक सॉल्व कर दिया लेकिन दूसरा बहुत बड़ा डिसीज क्रिएट कर लिया। बैलेंस ऑफ पावर मे स्टॉप स्मॉल वॉर्स बट लीड टू वर्ल्ड वॉर। तो ये था लिबरल का क्रिटिसिज्म। इस पे फिर रियलिस्ट ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, जैसे स्टेफन वॉल्स हो गए। स्टेफन वॉल्स का बुक है थियोरी ऑफ अलायंसेस। उन्होंने बोला कि नेशंस do not go for balance of power, rather they go for balance of threat based on aggregate power, proximity, offensive capacity and intention। ठीक है, तो पावर को बैलेंस नहीं कर रहे बट थ्रेट को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे चाइना से अगर थ्रेट दिख रहा है तो फिर अपने आप क्वाड अलायंस बनता जाएगा। ठीक है, एक और थियोरी है पावर ट्रांजिशन थ्योरी, ये दिया है केनिथ ऑर्गेन्स्की। इन्होंने बोला कि ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ पावर इंस्टेड ऑफ व्हेन हेजेमन एग्जिस्ट, मोस्ट डेंजरस व्हेन द पावर इज इन ट्रांजिशन, वीकर और द इनसिक्योर पार्टी स्टार्ट्स द वॉर। ठीक है, तो ये है पावर ट्रांजिशन थ्योरी। सबसे डेंजर कब होता है? तो जब पावर ट्रांजिशन हो रहा है। पर एक और कोई थ्योरी है ना, हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, वो किसने दिया है सर? फिर ये रॉबर्ट गिल्पिन ने दिया था और चार्ल्स किंडलबर्ग है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो अपन ने रियलिस्ट का व्यू पॉइंट देख लिया, स्टेफन वॉल्ट्स एंड पावर ट्रांजिशन थ्योरी का। देन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है कुछ लोग, उनका कहना है कि बैलेंस ऑफ पावर फोकसेस ऑन मटेरियल फोर्सेस एंड दे मिस द आइडिएशनल एस्पेक्ट्स लाइक नॉर्म्स, टैबूज, आइडेंटिटीज एक्सेट्रा। एंड दे से एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, ये कहते हैं अलेक्जेंडर वेट। ठीक है, कुछ अलग है डेटरेंस थियरिस्ट। उनका मानना है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वॉर कैन बी स्टॉप्ड ओनली बाय बैलेंस ऑफ टेरर या फिर न्यूक्लियर वेपन्स। तो बर्नार्ड ब्रॉडी है, ही हैज यूज्ड द टर्म बैलेंस ऑफ टेरर और न्यूक्लियर बैलेंस। ठीक है, ट्रांसनेशनल एक्टर्स को बैलेंस कर नहीं सकते हम लोग। दिस इज अनदर क्रिटिसिज्म की मतलब जो बैलेंस ऑफ पावर है इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्टेट सेंट्रिक व्यू पॉइंट या फिर सेल्फ हेल्प के ऊपर बेस्ड है ना। अगर स्टेट ही नहीं है या फिर स्टेट ही डायल्यूटेड फॉर्म में है ग्लोबलाइजेशन की वजह से वगैरह, तो फिर कैसे अप्लाई होगा ये मॉडल?
हैप्पीमैन जैकब बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड पावर इन साइबर एरा। तो साइबर अटैक्स वगैरह जो है इसमें बैलेंस क्या ही करोगे तुम, कैसे करोगे बैलेंस ऑफ पावर, तो कैन नॉट इवन बैलेंस। ठीक है, तो ये सब था क्रिटिसिज्म यार। लिबरल का देखा अपन ने विल्सन, वुड्रो विल्सन, नेहरू। रियलिस्ट में देखा स्टेफन वॉल्स, थियरी ऑफ अलायंसेस वाला। पावर ट्रांजिशन थ्योरी केनेथ ऑर्गेन्सकी वाला। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अलेक्जेंडर वेट का देखा अपन ने, अनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। डिटरेंस थियरिस्ट देखे बर्नार्ड ब्रॉडी, बैलेंस ऑफ टेरर बोलते हैं। एंड ट्रांसनेशनल एक्टर्स एंड साइबर एरा। अब बताओ क्रिटिसिज्म में किसी कुछ ऐड करना है क्या? सर वो स्टेफन वॉल्स का बुक कौन सा बोला? बुक का नाम है थियरी ऑफ अलायंसेस। ठीक है, थैंक लिखा है ना, स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना, स्क्रीन पे। ये न्यू रियलिस्ट स्कॉलर है ये स्टेफन वॉल्स। ओके सर। ठीक है, क्रिटिसिज्म में किसी कुछ ऐड करना है क्या बैलेंस ऑफ पावर के क्रिटिसिज्म में? नहीं सर, यही लिखा है नोट्स में भी। ओके मैम, थैंक यू। एक बार खत्म करते हैं फिर अपन डिस्कस कर लेंगे, अगर किसी ऐड करना है तो। फिर मैं रेलेवेंस, हाँ हाँ बताया बताओ। था बैलेंस ऑफ पावर का क्लासिक फेलियर्स गिना दीजिए। कब कब हुआ बैलेंस ऑफ पावर का क्लासिक फेलियर? जब वर्ल्ड वॉर टू वाज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लासिक फेलियर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। इट कल्मिनेटेड इनटू हिटलर्स राइस। उसके बाद फिर बैलेंस ऑफ पावर का क्लासिक फेलियर आप उससे पहले जाकर भी दे सकते हैं, जब वर्ल्ड वॉर 1 के पहले। तो अगर आपको बैलेंस ऑफ पावर का ये नेगेटिव्स दिखाना है तो ये बता दीजिए, लेकिन अगर आपको बैलेंस ऑफ पावर के पॉजिटिव्स गिनाने तो EH कार की एक बुक आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उस बुक का, EHCARR उनका नाम था, रियलिस्ट स्कॉलर थे। 20 उसमें years उन्होंने of बताया था crisis। कि या हाँ, तो उसमें आप बता सकते हो कि हाउ द बैलेंस ऑफ पावर प्रिवेल्ड एट दैट टाइम टू मेक अ क्रिएट स्टेबल एनवायरनमेंट एट दैट टाइम। उसके बाद फिर अगर आप बैलेंस ऑफ पावर का एक्सटेंशन चाहते हो तो कोल्ड वॉर के टाइम पर थोड़े बहुत कंसेप्ट तोड़ मरोड़ के लगा सकते हो, बट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ये फेलियर डाल सकते हो। और रियलिस्ट स्कूल के अचीवमेंट्स के बारे में, मतलब जो रियलिस्ट स्कूल बताते हैं कि वो उसका अचीवमेंट है, उसको डाल दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं अपन रेलेवेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर में। मॉर्गन तो बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर इज नेसेसरी बिकॉज स्टेट्स आर लाइक मैन आर एनिमल्स डोमिनेंटी। एनिमल्स डोमिनेंटी मतलब कि एनिमल स्पिरिट्स में है, या फिर पता है ना सेल्फिश, उसी टाइप से है। यार कोई इलेबोरेट करेगा एनिमल्स डोमिनेंटी, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। हेलो, एनीबडी? सर ये मॉर्गन थाउ मतलब जो ह्यूमन नेचर रहता है उसको बोलते हैं कि एनिमल्स डोमिनेंटी है, मतलब ह्यूमन इज अ पावर सीकिंग एनिमल। और इसी सेंस में वो ये भी बोलते हैं कि जो स्टेट होता है वो भी पावर सीकिंग एनिमल ही है, जिसका नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है और जो सेल्फ इंटरेस्ट के थ्रू गाइडेड रहता है। ठीक है सर। फिर मॉर्गन थो आगे बोलते हैं एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स रादर देन एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स। फिर मोरल प्रिसिप्ट्स कैन नेवर बी फुल्ली रियलाइज्ड। Checks and balances are needed. Realization of lesser evil than absolute good. Balance of power is relevant in regions like Middle East, Turkey and Indo-Pacific. अच्छा, मिडिल ईस्ट में टर्की करे चाहिए। इंडो पैसिफिक में जैसे ऑकस या फिर क्वाड पकड़ लो। तो ये मॉर्गन था को यूज करा है ना जस्टिफाई करने के लिए। एंड व्हाई इज देयर अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1? जैसे वुड्रो विल्सन, वो विल्सोनियन पीस एस्टेब्लिश हुआ था, बट वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा ऐसा बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में। एंड हेंस ही गिव द आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। बट जैसे EH कार ने 20 years ऑफ क्राइसिस में बोला
इवन कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रूव टू बी यूटोपियन कंसेप्ट। पंडित नेहरू बोलते हैं कि नर्वस स्टेट ऑफ पीस अचीव होगा। फिर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू आइडियल कंडीशन सीज टू एग्जिस्ट। किसी को ऐड करना है वर्ल्ड वॉर 1 के पहले उस टाइम पे? पुतिन सर? नो सर, ऐसा कुछ एडिशन नहीं है। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में आइडियल कंडीशन कम हो गए। देयर वाज नो रीजनल कंटेक्स्ट, द कंटेक्स्ट बिकेम इंटरनेशनल। फिर बाइपोलैरिटी हो गई विथ 2 सुपर पावर्स, हेंस देयर इज नो पॉइंट टू बैलेंस सुपर पावर्स। द नेशन प्रेफर्ड बैंडवैगनिंग। कन्वेंशनल वॉर वाज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियर बैलेंस या फिर न्यूक्लियर वॉर, मतलब न्यूक्स आ गए सबके पास में। फिर एक डॉक्ट्रिन आया न्यूक्लियर डिटरेंस या फिर म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाला। एंड आफ्टर कोल्ड वॉर क्या है, अभी यूएसए का यूनिपोलैरिटी है। नेशंस अगेन वेंट फॉर बैंडवैगनिंग इंस्टेड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। यहाँ पे सॉफ्ट बैलेंसिंग का कंसेप्ट आ गया, या फिर द बैलेंसिंग ओनली इन पॉलिटिकल स्पीयर। तो इसका एग्जांपल दिए है क्वाड अगेंस्ट चाइना, ब्रिक्स हो गया अगेंस्ट यूएसए। ठीक है, राइज ऑफ असिमेट्रिक एक्टर्स आ गए हैं, टेररिस्ट है, ट्रांसनेशनल एक्टर्स आ गए। असिमेट्रिक बैलेंसिंग का कंसेप्ट आया एक। कैन समबडी इलैबोरेट ऑन दिस सॉफ्ट बैलेंसिंग एंड असिमेट्रिक बैलेंसिंग? साइबर वॉर पकड़ लो अभी। पाकिस्तान इंडिया का ले लेते हैं ना। हमारी मिलिट्री कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि हमें 2-3 दिन लगेगा एलिमिनेट करने में पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेसिटी उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी से कंस्ट्रेंड है, तो वो क्या करेंगे, वो अलग टाइप का बैलेंसिंग यूज़ करेंगे। ब्लीड इंडिया विथ कट इंडिया, यानी ब्लीड विथ 100 कट्स, ऐसा कुछ उनका पॉलिसी है, जहाँ पर वो मतलब सो कॉल्ड उनके लिए हीरो, हमारे लिए टेररिस्ट भेजते हैं बॉर्डर्स के थ्रू। जब तो एक तरीके का अलग टाइप का बैलेंसिंग हो गया। एक्स्ट्रा एजेंट्स को अलग से बुला रहे हैं, एक्स्ट्रा पावर्स, ट्रांसनेशनल एक्टर्स का इंक्लूजन। तो ये अलग बैलेंसिंग हो गई, कन्वेंशनल बैलेंसिंग से अलग है, टेररिस्ट का यूज़ करके। प्रॉक्सी वॉर भी बोल सकते हैं सर इसमें? हाँ सर, वेरी वेल वी कैन कोट इट एज अ प्रॉक्सी वॉर। फिर वो प्रॉक्सी वॉर में फिर हम चाइना का भी इंक्लूड कर सकते हैं कि चाइना इज डूइंग प्रॉक्सी वॉर एज सिविल, मतलब वो साइबर अटैक होता रहता है, फिर सब बताते हैं शैडो पैड ये है, चाइना का है, ऐसा वैसा। ठीक है, तो ग्लोबल सिविल सोसाइटी राइज हुआ है, जिसकी वजह से एनार्की हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एनार्किकल सोसाइटी, एंड दिस व्यूज आर बाय ब्रिटिश स्कॉलर्स लाइक हेडली बुल। नॉट रेलेवेंट इन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूएसए, रशिया डिटरेंस है। क्या कहना चाह रहे यार ये यूएसए रशिया डिटरेंस? ठीक है, एक और पॉइंट अच्छा है, मैं पढ़ लेता हूं उसको। रिलेवेंस इन 21st सेंचुरी, न्यू कंडीशन क्या क्या है? नेशंस आर कोऑपरेटिंग अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स, एग्जांपल टेररिस्ट। न्यू रियलिस्ट बोलते हैं कि न्यूक्स की वजह से बैलेंस ऑफ टेरर होने लगा है। फिर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कंसेप्ट आया। सिक्योरिटी कम्युनिटी का कंसेप्ट दिया है बाय कार्ल ड्यूश। किसी को इलेबोरेट करना है इनको, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का, सिक्योरिटी कम्युनिटी को थोड़ा सा? कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का तो सर ऐसा है कि जैसे कोई कुछ कह रहा है, बेंथम सर, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का ऐसा है कि आप ट्रेड तो कर रहे हैं उनके साथ, बट आपके जो प्रॉब्लम्स है वो अभी भी सॉल्व नहीं है। जैसे हमारा और चाइना का बॉर्डर इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, बट फियर वी स्टिल ट्रेडिंग, राइट? अभी तो रिकॉर्ड तो ट्रेड हो रहा है हमारा। तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इसी को शो करता है, देयर इज परसिस्टिंग एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट बट स्टिल द इंटरडिपेंडेंस इज बीइंग क्रिएटेड। इंटरडिपेंडेंस थ्योरी के बेसिकली वही कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, आई थिंक। करेक्ट, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशन को एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है, और सिक्योरिटी कम्युनिटी? ये सर वो आई गेस जो पीएफ के वाले थे ना, क्या बोलते हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी कम्युनिटी। या तो फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कलेक्टिव सिक्योरिटी से, बिकॉज कलेक्टिव सिक्योरिटी आई गेस नेटो एंड पीस कीपिंग वो फोर्स। डिफरेंट चीज है, पीस कीपिंग हाँ, वाला। ये जो सिक्योरिटी कम्युनिटी जैसे ईयू हो गया, आसियान बनना ओके ओके चाहता है जो, वो मतलब कि आप क्या करो कि एक थर्ड पर्सन को अपना एनिमी मान लो,
और उसको कॉमन थ्रेट समझ लो अपने लिए। जैसे ईयू किया है कि पूरा यूरोप एक साथ है, आपस में कोई थ्रेट नहीं है, बट कोई थर्ड पर्सन जैसे रशिया आता है तो दैट इज अ थ्रेट। और वो क्या कहते हैं, पूरे ईयू को एक साथ एक कम्युनिटी बना देता है अगेंस्ट अ कॉमन थ्रेट, जैसे रशिया हो गया। और ये सब, यही चीज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में लैक करती है। जैसे साउथ एशिया है, यहाँ पे सिक्योरिटी कम्युनिटी नहीं बन पा रही है, आपस में ही लोग फाइट कर रहे हैं। अगर सिक्योरिटी कम्युनिटी बनती तो इंडिया पाकिस्तान एक सिक्योरिटी कम्युनिटी बन के चाइना के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते। ऐसा ये कॉन्सेप्ट है कार्ल ड्यूश का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कंक्लूजन ही दिया हुआ है कि concepts like complex interdependence and collective security have emerged as alternatives. Billiards ball model has been replaced in the today's world by John Burton's cobweb model. यानी इसका भी आगे देखा जाए तो अपन देखा ना 3D चेस बोर्ड मॉडल या फिर कॉम्प्लेक्स इंटर मॉडल पकड़ लो। तो बैलेंस ऑफ पावर आइडियली कहाँ पे काम करता है, जहां पे नो रीजनल हेजिमन्स, ये उल्टा बोला मैंने, हाँ, जहां पे रीजनल कंटेक्स्ट है, अलायंसेस एंड काउंटर कन्वेंशनल आर्म्स रेस चल रहा है, वहां पे हो सकता है ये। कई जगह पे होल्ड करता है अभी भी रिलेवेंस, जैसे एक्ट ईस्ट में अगेंस्ट चाइना कर सकता है इंडिया, या फिर इंडो पैसिफिक पकड़ लो जैसे यूएसए वगैरह। पिवट टू एशिया वैसे उल्टा पुराना हो गया अब कंसेप्ट है। फिर बोल सकते हैं कि दो द कंसेप्ट्स लाइक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बैलेंस ऑफ पावर स्टिल रिमेन्स रिलेवेंट as it provides realistic viewpoint. तो अब बताओ ये बैलेंस ऑफ पावर वाले टॉपिक में और कुछ बचा है जो ऐड करना है किसी को, या फिर इलेबोरेट करना है किसी को, कोई कीवर्ड समझ नहीं आया, कुछ भी है तो पूछ लीजिए। इसमें सर अगर एक्चुअल आंसर्स लिख रहे होंगे तो फिर मतलब ये भी बता सकते हैं कि थोड़ा मतलब एकदम एसिमेट्री नहीं होना चाहिए। जैसे चाइना हमारा पड़ोसी है तो हम उसके साथ क्या ही बैलेंस करेंगे। तो इसमें हम एग्जांपल्स दे तो यूरोपियन का एग्जांपल दे सकते हैं। यूरोपियन यूनियन सारे लोग इक्वल लेवल ऑफ पावर पोजेस करते हैं, चाहे वो मिलिट्री पावर हो या पॉलिटिकल पावर हो। तो बैलेंस ऑफ पावर वही फंक्शन कर पाएगा जहाँ पर इक्वल पावर है। क्योंकि अगर आप यूएसए को बोलोगे चलो क्यूबा से लड़ दो, तो फिर वहाँ बैलेंसिंग का कोई रोल ही नहीं रहेगा। दोज रीजन वेयर दे हैव सिमिलैरिटी इन लेवल्स ऑफ पावर, so there it could materialize, balance of power could materialize. करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है, एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट्स टू ऐड? कुछ ऐड करना है किसी को आज के टॉपिक के बारे में, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, पावर, बैलेंस ऑफ पावर, इनके बारे में? इफ नॉट देन वी कैन एंड द सेशन। जो बचे हुए टॉपिक्स है, डेटरेंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ट्रांसनेशनल एक्टर्स, वो कल करते हैं अपन। मैंने सुबह एक आर्टिकल भेजा था, वो हमारे जो प्रायर मतलब केएस त्रिमूर्ति सर से जो पहले इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भेजा था। उसमें उन्होंने ये वर्ड भी कहा था, द मोस्ट सिंगल इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज नेशनल इंटरेस्ट। तो अगर हम लोगों को कभी कहीं आंसर स्टार्ट करना हो नेशनल इंटरेस्ट से, सो वी कैन कोट हिम एज वेल। ऑलरेडी ग्रुप में भेज रखे हैं। सैयद अकबरुद्दीन का क्या सर? नहीं यार, कोई अलग नाम था, चिन्मय कुछ नाम था, साउथ इंडियन टाइप का नाम था, लंबा सा। अच्छा अच्छा, ओके सर, ठीक है। आई थिंक आई शुड स्टॉप द रिकॉर्डिंग, है ना? यस सर। ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ऑल योर वैल्यूएबल इनपुट्स। एंड कल अपन बचे हुए जो कंसेप्ट है पार्ट 2 करेंगे इस टॉपिक का। इसमें ट्रांसनेशनल एक्टर्स, डेटरेंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी वगैरह आगे कंटिन्यू कर लेंगे थोड़ा बहुत। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू। एंड फॉर दोज हु आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।